नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रेयान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आदिकालीन साहित्य परंपरा का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोग जैन साहित्य परंपरा का अध्ययन कर चुके हैं और आज धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ही हम लोग सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। किसका? सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। सिद्ध साहित्य। मित्रों याद रखिए कि सिद्ध साहित्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब सिद्ध साहित्य को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि सिद्ध साहित्य का जन्म कैसे होता है। तो इसके लिए मित्रों हम लोगों को जाना पड़ेगा बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में मित्रों 4 बौद्ध संगतियाँ होती है। कितनी? 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं। और चौथी बौद्ध संगत में, चौथी बौद्ध संगत में याद रखिएगा मित्रों, चौथी बौद्ध संगत में यह कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। कौन था? कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। याद रखिएगा मित्रों, कौन था? कनिष्क था। ध्यान रखिएगा कि कुषाण वंश का राजा था, उसका नाम था कनिष्क। इसी के कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था। और ये आयोजन हुआ था कहाँ मित्रों? स्थान क्या था जहाँ पे हुआ था? स्थान बड़े महत्वपूर्ण है। तो स्थान था कुंडल वन। क्या था? कुंडल वन। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कश्मीर में। मित्रों याद रखिएगा, स्थान कहाँ था? कुंडल वन। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगत। राजा कौन था? जो है कि कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। और इस बौद्ध संगत की जो अध्यक्षता किए थे, कौन? अध्यक्ष कौन था? इसका जो अध्यक्ष था वो वासुमित्र था। क्या नाम है? वासुमित्र। और जो उपाध्यक्ष था, वह उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक है। फिर एक बार हम बता दें कि सिद्ध साहित्य का जन्म कैसे होता है। चौथी बौद्ध संगत, ठीक है, चौथी बौद्ध संगत, उस समय राजा कौन था? कुषाण वंश का राजा कनिष्क था। और किस स्थान पे बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में है मित्रों। और इस बौद्ध संगत की अध्यक्षता किए थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसी बौद्ध संगत में क्या होता है मित्रों? इसी बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। क्या होता है? कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है मित्रों। याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म का, ठीक है, विभाजन हो जाता है। विभाजन। और समय याद रखिएगा, सन 1 यानी प्रथम सदी। ठीक है। बौद्ध संगत क्या क्या होता है? विभाजन हो जाता है। अर्थात बौद्ध धर्म अपने मूल से 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है मित्रों। और वह विभाजन कैसे होता है ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यह विभाजन होता है, पहले का नाम पड़ता है हीनयान। क्या पड़ता है? हीनयान। हीनयान के जो अनुयायी थे, जो इसके लोग थे, हीनयान के लोग ये कहा करते थे कि जो बौद्ध के विचार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात यह मूल सैद्धांतिकवादी आदमी थे। किस तरह? सैद्धांतिकवादी थे। ये किस तरह के थे? सिद्धांतिकवादी। यह क्या चाहते थे कि बौद्ध के विचार अपरिवर्तित हों।
बुद्ध के विचार, याद रखिएगा मित्रों, अपरिवर्तित, यानी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसके विचार में परिवर्तन होना नहीं चाहिए? जो बौद्ध धर्म का मूल विचारधारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल सैद्धांतिक पक्ष का महत्व देते थे कौन? हीनयान। याद रखिएगा मित्रों कि पहला जो इसका पार्ट था, जो बौद्ध धर्म का विभाजन का पहला पार्ट था हीनयान। हीनयान कहता है कि यह बौद्ध के विचारों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता है। और जो दूसरा एक इसमें विभाजन हुआ था महायान। महायान, महायान क्या मित्रों था? महायान जो था ये क्या कहता था? महायान व्यवहारिक पक्ष का समर्थन करता था। ये किस चीज का समर्थन करता था? व्यवहारिक पक्ष का, व्यवहारिक पक्ष का समर्थक था। अब व्यवहारिक पक्ष का समर्थन के बाद का मित्रों ये है कि हीनयान चाहता था कि समय के अनुसार जो बौद्ध धर्म के विचार हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, जबकि हीनयान क्या कहता था कि बौद्ध धर्म के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जो हीनयान था इसमें ब्राह्मणों का जैसे वर्चस्व बढ़ने लगा था एक तरह से, और हीनयान में तंत्र मंत्र जाप की शुरुआत हो गई थी। और हीनयान बाद में क्या बन गया? ये बन गया मंत्रायान। याद रखिएगा मित्रों, ये बन गया मंत्रायान। यानी मंत्र तंत्र के प्रवेश होने के कारण जो हीनयान था वह बाद में क्या हो गया? मंत्रायान हो गया। और इसी मंत्रायान से मित्रों याद रखिएगा दो भाग बटा। कितना भाग बटा? दो भाग बटा। यानी महायान क्या किया? महायान व्यवहारिक पक्ष का समर्थन किया। इसमें तंत्र मंत्र के प्रवेश होने के कारण महायान हो गया मंत्रायान। अब मंत्रायान का दो भाग बटा, और पहले का नाम था, ठीक है, वज्रयान। क्या नाम था? वज्रयान। और दूसरे का नाम था सहजयान। क्या था? सहजयान। ठीक है। और इसी ब्रजयान शाखा से सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई। क्या हुआ? सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति किस शाखा से हुई? ब्रजयान से। सिद्ध साहित्य का जन्म इसी ब्रजयान से होता है। तो याद रखिएगा मित्रों कि ब्रजयान शाखा से सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति होती है और सहजयान शाखा से नाथ साहित्य की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? नाथ साहित्य की। ठीक है। फिर एक बार आप लोग ध्यान देंगे सारे लोग, सिद्ध साहित्य का उदय कैसे हुआ? चौथी बौद्ध संगत थी। चौथी बौद्ध संगत कब हुई भैया? सन 1 में होती है चौथी बौद्ध संगत। किसके कौन सा राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था, राजा कनिष्क था। अब वह कहाँ बौद्ध संगत हुई थी मित्रों? तो स्थान की अगर चर्चा करेंगे तो कुंडलवन का नाम आएगा। कुंडलवन कहाँ है? तो ये कश्मीर में कुंडलवन है। और उस समय इस जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और उसी समय बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। यानी बौद्ध धर्म का विभाजन में साक्षी कौन कौन रहे? कनिष्क साक्षी थे, वासुमित्र साक्षी थे, अश्वघोष साक्षी थे। और इसमें दो भाग बटा, हीनयान और महायान। हीनयान सैद्धांतिक पक्ष का प्रवर्तक था, यानी बौद्ध के विचार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता था, अपरिवर्तित पक्ष था। जबकि महायान कहता है कि इनके व्यवहार के अनुरूप इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और यही महायान बाद में तंत्र मंत्र प्रवेश होने के कारण महायान मित्रों मंत्रायान में बदल जाता है। और इसी मंत्रायान से ब्रजयान होता है और दूसरा भाग बढ़ता है सहजयान। और इसी वज्रयान से सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति होती है।
और सहज ज्ञान से मित्रों नाथ साहित्य की उत्पत्ति होती है। और सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को बताना नहीं है कि सिद्ध साहित्य की कैसे उत्पत्ति होती है। लगभग सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति के बारे में सब लोग जान गए। अब हम लोग आगे का अध्ययन करते हैं। आप चाहें तो एक शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं कि आप लोगों को हमेशा तैयार रहेगा। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसको एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब फिर इसके बाद हम लोग अब आगे के क्रम में बढ़ते हैं कि सिद्ध साहित्य में और कौन कौन ऐसी बातें थी जो हम लोगों के जानने योग्य है, जो पहचानने योग्य है और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वह बातें कौन कौन सी थी। अब सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई मित्रों, ये तो बताना नहीं है, सब लोग जान ही गए सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सिद्ध साहित्य कहाँ रहते थे। तो याद रखिएगा, जो सिद्धों का जैसे समय था जो अधिक रहते थे वह रहते थे पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत, जो पूर्वी भारत था वह सिद्धों का स्थान था। पूर्वी भारत बोले तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम। याद रखिएगा मित्रों, बिहार, ठीक है, पूर्वी भारत में सिद्धों का निवास था। बिहार में अधिक पाए जाते थे, बंगाल में अधिक पाए जाते थे, उड़ीसा में पाए जाते थे, असम में पाए जाते थे। और मित्रों आपको हम बता दें कि इसी बिहार में, ठीक है, इसी बिहार में इनका दो प्रसिद्ध मठ भी है। किनका? सिद्ध साहित्य का दो प्रसिद्ध मठ है। और पहले मठ का नाम है नालंदा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह सिद्ध साहित्य की ही देन है। और दूसरा है विक्रमशिला। विक्रमशिला, याद रखिएगा कि पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और में यह जो है कि सिद्धों का स्थान था। और सिद्धों का दो यह मठ था। कौन? एक नालंदा, यह क्या था? मठ था मित्रों। और मठ एक नालंदा में था, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय में था। ठीक है, ये दो मठ थे। अब इनकी और विशेषता क्या है, और विशेषता जानने की जरूरत है। क्या क्या विशेषता है? अब इसकी एक विशेषता और है कि आदर्श सूचक शब्द, आदर्श सूचक शब्द, आदर्श सूचक शब्द का मतलब ये हुआ मित्रों कि जितने भी सिद्ध साहित्य में लोग पाए जाते थे, ठीक है, उनकी संख्या क्या थी मित्रों? उनकी संख्या थी 84। सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या 84 थी। याद रखिएगा कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। और यह आदर्श सूचक जो शब्द लगाते थे वह नाम के पीछे पा लगाते थे। नाम के पीछे पा शब्द लगाते थे। ठीक है, नाम के जो है कि पीछे था ये पा नामक शब्द लगाते थे। कौन? पा। अब जैसे कि अगर हम लोग चर्चा कर लें, जैसे मान लीजिए ये हो गया सरहपा, सरहपा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? कणहपा। देखिएगा जितने भी सिद्ध हैं उनके पीछे क्या है कि पा लगा है। सरहपा, कणहपा, ठीक है। एक जैसे ये आदर्श सूचक शब्द था, ये बीच में पापा लगाते थे। ठीक है, सरहपा, कणहपा ये सब जो है कि क्या बोलते हैं, इनका नाम लगाते थे। अब असम के बगल में जो आंध्र प्रदेश है मित्रों, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में श्रीशैल एक क्या था? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा मित्रों, क्या था? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा।
आंध्र प्रदेश जो है कि क्या बोलते हैं एक स्थान है, और आंध्र प्रदेश में श्रीशैल नामक स्थान है, श्रीशैल। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में क्या है, श्रीशैल जो है कि एक स्थान है। ठीक है, श्रीशैल स्थान जो है कि क्या है, यह सिद्धों का केंद्र है। याद रखिएगा मित्रों, ये सिद्धों का केंद्र है। ठीक है, सिद्धों का केंद्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, श्रीशैल में है। यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसी आंध्र प्रदेश में नागार्जुन नामक विद्वान रहते थे। कौन, नागार्जुन। याद रखिएगा, नागार्जुन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसी आंध्र प्रदेश में नागार्जुन रहते थे, और नागार्जुन को ही याद रखिएगा, नागार्जुन को ही, ठीक है, क्या कहा जाता है, भारत का नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों, नागार्जुन को। नागार्जुन को क्या, किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कहाँ रहते थे, आंध्र प्रदेश में रहते थे। और नागार्जुन को ही क्या कहा गया, भारत का आइंस्टीन कहा गया। ठीक है, भारत का अगर आइंस्टीन पूछ दे तो किसको कहेंगे, नागार्जुन को कहेंगे। और उसके बाद यह और एक विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है इसकी, कि महिला लेखन की शुरुआत, महिला लेखन, ठीक है, महिला लेखन का प्रारंभ, महिला लेखन का प्रारंभ हिंदी में, या कह सकते हैं कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में महिला लेखन का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से हुआ, सिद्ध साहित्य से हुआ। ठीक, महिला लेखन, अगर हम लोग बात करें कि महिला लेखन का प्रारंभ कैसे हुआ मित्रों, तो महिला लेखन का प्रारंभ हुआ किससे, महिला लेखन का प्रारंभ होता है सिद्ध साहित्य से, महिला लेखन का प्रारंभ होता है। ठीक है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि महिला लेखन का प्रारंभ कब होता है, तो ये सिद्ध साहित्य की ही देन है जो महिला लेखन का प्रारंभ होता है। और ये भी बता दें मित्रों कि ये जो 84 सिद्ध थे, ठीक है, यह 84 सिद्ध कई जाति के थे, कई संप्रदाय के थे, मतलब एक जाति के इसमें नहीं थे। सभी जातियों के लोग जो भी बौद्ध धर्म में आए थे और सिद्ध साहित्य में समाहित हो गए, यह जो है कि क्या बोलते हैं, सब सिद्ध हुए। और इसमें बता दें, इसमें छंदों का जो प्रयोग होता है, छंदों, इसमें दोहा है। क्या है मित्रों, दोहा है, चौपाई है, चौपाई है, ठीक है, दोहा, चौपाई और चर्या पदों, चर्या पदों की अधिकता है। किसमें, सिद्ध साहित्य में दोहा, चौपाई, चर्या पदों की अधिकता है। ये भी हम ध्यान रखने की जरूरत है। फिर एक बार सुन लीजिए, सिद्ध साहित्य में विकास कहाँ हुआ, पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, इसी बिहार में सिद्ध साहित्य का 2 मठ भी है, नालंदा और विक्रमशिला। सिद्धों की संख्या पूछे तो सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है सिद्धों की संख्या। आदर्श सूचक शब्द क्या लगाते थे, यह नाम के पीछे पा लगाते थे, जैसे सरहपा और कढ़ापा। सिद्धों की सबसे बड़ा स्थान क्या था, आंध्र प्रदेश में एक श्रीशैल था नामक स्थान था, यही सिद्धों का केंद्र था। अब सिद्ध एक सिद्ध थे नागार्जुन, और नागार्जुन
नागार्जुन सिद्ध धर्म के अनुयायी थे और यह आंध्र प्रदेश में जाते हैं और बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगर पूछे कि हिंदी में महिला लेखन का प्रारंभ कहाँ हुआ मित्रों, तो हिंदी में महिला लेखन का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से होता है। और वह प्रश्न पूछ दे कि कौन कौन महिलाएं थी जो सिद्ध साहित्य की महिलाएं थे, भी याद रखिएगा। तो पहले का नाम है मणिभद्रा, ये महिला है मणिभद्रा, मणिभद्रपा भी नाम इसका पड़ता है। उसके बाद एक और महिला है मेखलपा, ठीक है, और लक्ष्मी कारपा, लक्ष्मी, ठीक है, करा। यह मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मी करा, ठीक है, ये तीन महिलाएं थी जो सिद्ध साहित्य में लेखन मानो हिंदी लेखन का प्रारंभ करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मित्रों, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आपने तो सिद्ध साहित्य की इतनी जानकारी दे दिए, लेकिन जानकारी मिली कहाँ से आपको? तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर में यह जानकारियाँ हमको मिलती कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कि अब आगे की हेडिंग दीजिए कि सिद्ध साहित्य की जानकारी का स्रोत। हेडिंग दीजिए कि आखिर में हमको यह जानकारी कहाँ से मिली। तो हेडिंग दीजिए सिद्ध साहित्य के जानकारी का स्रोत। सिद्ध साहित्य के जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत। भैया ये जानकारी हमको कहाँ से मिली? प्रश्न उठता है कि हमको ये जानकारी मिली कहाँ से। तो सबसे पहले नंबर 1 पे प्रथम, ठीक है, प्रथम होता क्या है कि एक विद्वान थे जिनका नाम था हरप्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री, हर प्रसाद शास्त्री जो बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं। 1916 में, कब? 1916 ईस्वी में, ठीक है। 1916 ईस्वी में इन्होंने सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का काम किया। और हर प्रसाद शास्त्री की एक रचना है, रचना किसका? हर प्रसाद शास्त्री की एक रचना है बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध, ठीक है, बौद्ध गान, बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा एक रचना है। किसकी रचना है? हर प्रसाद शास्त्री की। कब आई थी रचना? 1916 में आई थी। और इसी रचना में पहली बार हर प्रसाद शास्त्री सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। यानी पहला प्रयास कौन किया? हर प्रसाद शास्त्री ने किया। कब किया? 1916 में किया। और किस रचना के माध्यम से किया? बौद्ध गान ओ दोहा। अब इसके बाद जो दूसरा प्रयास करते हैं, जो दूसरा प्रयास करते हैं, द्वितीय प्रयास, ठीक है, द्वितीय प्रयास। द्वितीय प्रयास जो है, एक विद्वान है, उनका नाम है डॉक्टर प्रबोध, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, चंद्र बागची। याद रखिएगा मित्रों,
डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची दूसरा प्रयास करने वाले, यानी दूसरा प्रयास करने वाले डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण और तृतीय प्रयास, ठीक है, तृतीय प्रयास, पहला प्रयास ये था, द्वितीय प्रयास ये हो गया, तृतीय प्रयास ये हो गया। तृतीय प्रयास क्या हुआ कि एक विद्वान जो बड़े प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन की एक रचना है, ठीक है, उसका नाम है हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा। राहुल संस्कृत्यायन, क्या नाम है? राहुल संस्कृत्यायन, और उनके रचना का नाम है हिंदी काव्यधारा। और यह रचना आई कब मित्रों? ये रचना आती है 1945 में। 1945 ईस्वी में ये रचना आती है। कौन? हिंदी काव्यधारा। किसने लिखा? राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा। और राहुल संस्कृत्यायन ने बहुत शोध परख करके, ठीक है, बड़े शोध परख विचार से इनकी यह रचना है हिंदी काव्यधारा। और इसी हिंदी काव्यधारा के माध्यम से इन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना था। लेकिन मित्रों, यहाँ हम बता दें कि हम लोग सिद्ध साहित्य के स्रोत की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम प्रथम प्रयास की करें तो हरप्रसाद शास्त्री का नाम आएगा। द्वितीय प्रयास किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। और तृतीय प्रयास किसने किया? राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन की रचना क्या है? हिंदी काव्यधारा। और इसी हिंदी काव्यधारा जो 1945 में आई थी, इन्होंने सिद्ध साहित्य के बारे में बहुत बढ़िया से अपना विचार दिया। लेकिन अगर समग्र संपादन की चर्चा करें, अब ये तीनों हो गए, कौन? तीनों विचारक अपना अपना दे दिए। लेकिन समग्र संपादन, समग्र जो संपादन था, ठीक है, समग्र संपादन एक प्राच्य विद्वान थे, विदेशी विद्वान थे, ठीक है, प्राच्य विद्वान बैंडल। क्या नाम था इनका? इनका नाम था बैंडल। याद रखिएगा मित्रों, समग्र संपादन किसने किया? प्राच्य विद्वान बैंडल। कौन थे? प्राच्य विद्वान बैंडल ने सिद्ध साहित्य का समग्र संपादन किया। समग्र संपादन में किसका नाम आएगा? प्राच्य विद्वान बैंडल का नाम आएगा। इन्होंने समग्र संपादन किया, ठीक है। इसके बाद मित्रों एक चीज और आपको बता दें, सिद्ध साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिद्ध साहित्य में महासुखवाद की कल्पना होती है। महासुखवाद, क्या नाम है? महासुखवाद। ये महासुखवाद, इसमें क्या बोलते हैं, नाम आता है मित्रों। ये महासुखवाद में क्या होता था कि सिद्ध साहित्य, ठीक है, अपने साधना के लिए मांस मदिरा का सेवन करते थे। और हमें लगता है कि सिद्ध साहित्य की परंपरा आज भी हम कहीं न कहीं निभाते हैं। आज भी जितने भी जैसे भारत में स्थान है, लगभग हर जगह मांस मदिरा की व्यवस्था पूजा में, तंत्र मंत्र में होता रहता है। तो यह महासुखवाद मांस मदिरा के सेवन के साथ स्त्री सेवन का भी क्या बोलते हैं, इसमें भोग करते थे, जिसके कारण इसमें सिद्ध साहित्य में जो अशुद्धियाँ आई थी, सिद्ध साहित्य में विकृति का कारण यही महासुखवाद था, जिसके माध्यम से वो लोग स्त्री सेवन भोग करते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, पंचकार जिसके नाम से जैसे जाने जाते थे। अब एक और इसमें शब्द आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक संध्या भाषा शब्द है। क्या नाम है मित्रों? संध्या भाषा, ठीक है, याद रखिएगा। संध्या भाषा एक शब्द है। और संध्या भाषा शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है?
सिद्ध साहित्य में संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है। और संध्या भाषा का मतलब होता है, पहले मित्रों जान लीजिए कि संध्या भाषा का मतलब जो शाम के समय की जो वस्तुएं होती हैं एक तरह से धुंधलापन दिखाई देने लगती हैं। और इसी तरह हमारा सिद्ध साहित्य का जो महत्व है एक तरह से कुछ स्पष्ट नहीं होता है। और इसीलिए सिद्धों की भाषा को दो लोग थे। कौन? एक का नाम था मुनि दत्त, याद रखिएगा मित्रों, एक का नाम था मुनि दत्त और दूसरे का नाम था अदव्य वर्ज। याद रखिएगा, दो लोग थे। कौन? नंबर 1 पे हैं मुनि दत्त और नंबर 2 पे हैं अदेव व्रज। इन्हीं दोनों लोगों ने कौन? ये दोनों लोगों ने क्या कहा कि जो सिद्धों की भाषा है वह कौन सी भाषा है? संध्या भाषा है। यानी सिद्धों को भाषा को संध्या भाषा किसने कहा? ये मुनि दत्त और अदेव व्रज, ये दो लोगों ने कहा था। अगर भाषा की बात करें मित्रों, भाषा की बात करें तो मागधी अवहट्ठ की इसमें प्राथमिकता है। मागधी, ठीक है, अवहट्ठ, याद रखिएगा, अपभ्रंश का यह देशज शब्द था अवहट्ठ, इसकी अधिकता है। मागधी अवहट्ठ की अधिकता है मित्रों, याद रखिएगा, मागधी अवहट्ठ की अधिकता है। और इस तरह हमारा जो हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य की जानकारी थी, सिद्ध साहित्य के स्रोत था, आज यह खत्म होता है। और कल हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है सिद्ध साहित्य की प्रमुख कवि कौन कौन थे और सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या क्या थी, कल हम जो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रियांश यूट्यूब चैनल। ओके।